हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 38। तो दोस्तों, इससे पहले इस कहानी के 37 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब तक आपने पढ़ा था। रुद्र अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था तो किट्टू अभी वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आई। किट्टू रुद्र से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है, इसीलिए वो चुपचाप से बिना रुद्र को बताए कमरे से बाहर निकल जाती है। मगर रुद्र किट्टू को नहीं रोकता है और वो अपना काम करता रहता है। उसे नहीं पता था कि किट्टू अभी भी उससे इतना ज़्यादा नाराज़ है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो रुद्र को अभी काम करते करते दोपहर के 12 बज गए थे, लेकिन किट्टू अभी भी कमरे में नहीं आई थी। तो रुद्र अभी फ्रेश होकर सौम्या के कमरे की तरफ बढ़ गया। तो सौम्या भी अभी लैपटॉप में कुछ काम कर रही थी। तो रुद्र ने अभी सौम्या के कमरे के बाहर से ही नज़र घुमाई तो किट्टू अभी सौम्या के बेड पर ही सो रही थी। तो रुद्र को समझ आ गया था कि किट्टू अभी भी उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, तभी वो जानबूझकर यहाँ पर सो रही है। तो रुद्र ने अभी इस टाइम सौम्या को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा और वो वापस अपने कमरे में आकर बेड पर लेट गया। लेकिन उसकी आंखों में अभी भी नींद नहीं थी। तो रुद्र ने अभी सोने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, लेकिन उसके दिमाग में किट्टू का मासूम सा चेहरा ही घूम रहा था। तो किट्टू की नाराज़गी अभी रुद्र से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसीलिए रुद्र भी काफ़ी ज़्यादा बेचैन होने लगा। उसने नींद की एक टेबलेट भी खा ली थी, लेकिन उसे फिर भी नींद नहीं आ रही थी। तो रुद्र ने अभी काम करने की भी सोची, लेकिन उसका मन काम करने का बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। देखते ही देखते अब शाम के 5 बज गए थे, लेकिन रुद्र सोया नहीं था। तभी फाइनली भी रुद्र ने डिसाइड किया कि वो किट्टू को अपने कमरे में लेकर वापस आएगा। आखिर वो उसकी बीवी है, उसे पूरा हक है। तो रुद्र अभी फिर से सौम्या के कमरे की तरफ बढ़ गया। तो रुद्र अभी सीधा अंदर गया और उसने एक बार भी सौम्या को नहीं देखा। तो सौम्या भी उस वक्त अभी खिड़की के पास में खड़ी हुई थी। रुद्र ने सीधा किट्टू को अपनी गोद में उठा लिया। तो सौम्या भी काफ़ी ज़्यादा हैरानी से रुद्र को देखने लगती है कि वो कैसे ऐसे बिना पूछे उसे ले जा सकता है। लेकिन रुद्र ने एक बार भी अभी सौम्या की तरफ नहीं देखा और रुद्र किट्टू को लेकर सीधा अपने कमरे में आ गया। तो किट्टू की नींद अब तक नहीं टूटी थी, बल्कि वो तो रुद्र की बाहों से अब सुकून में सो रही थी। तो रुद्र ने भी किट्टू को बेड पर लिटाया और उसे अपने गले लगाकर आंख बंद कर ली। तो कुछ ही सेकंड में अभी रुद्र को भी नींद आ गई थी। रुद्र को पता ही नहीं चला कि किट्टू अभी धीरे धीरे उसके स्लीपिंग पिल्स बनती जा रही थी। तो रुद्र अभी शाम के 5 बजे सो गया था। तो वो अभी डिनर के लिए भी नीचे नहीं उठकर आया था। उसकी आंख अभी अगले दिन सुबह 6 बजे तक खुली। उसने आसपास अपनी नज़र घुमाई तो अभी वहाँ पर किट्टू नहीं थी। तो रुद्र भी अब थोड़ा सा उदास हो गया था। फिर वो थोड़ा सा रेडी होकर नीचे नाश्ते की टेबल पर आकर बैठ गया था। तो नीचे अभी सब नाश्ता कर रहे थे। तो रुद्र ने अभी किट्टू को देखा तो किट्टू के चेहरे पर अभी भी काफ़ी ज़्यादा उदासी थी और थोड़ी थोड़ी नाराज़गी भी थी। तो किट्टू अभी रुद्र को पूरा इग्नोर कर रही थी। रुद्र ये बात समझ भी रहा था। तो रुद्र अभी फिर भी चुपचाप से नाश्ता करने लगता है। रुद्र ने नोटिस किया कि दादी और शुभ अभी इशारों में आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। तभी रुद्र ने अपनी तिरछी नज़र शुभ की तरफ देखी। तो रुद्र ने खाना खाते हुए बिना दादी और शुभ की तरफ देखे ही कहा कि कोई कहीं नहीं जाएगा, कल किट्टू की बर्थडे पार्टी है तो आज सब शॉपिंग करने के लिए चलेंगे। ये सुनकर अभी शुभ मुंह लटका कर बैठ गया, क्योंकि आज उसने दिशा के साथ अपनी डेट प्लान की थी। तो शुभ ने अभी बिना वक्त ही गवाए कहा कि ठीक है, सब अपनी अपनी वाली को शॉपिंग करवाएंगे। अब ठीक है ना भैया। तो नील ने अभी ब्रेड का स्लाइस खाते हुए कहा कि तू सबकी वालियों को शॉपिंग करके आएगा क्या, बाकी सब ऑफिस चले जाएंगे। तो शुभ ने कहा कि समझने की कोशिश करो ना भैया प्लीज़, मैंने कहा था ना आप सब से कि मैं अपनी वाली को आज शॉपिंग करवाकर उसे डेट पर लेकर जाना चाहता हूँ। तो रुद्र ने कहा कि शुभ कोई और बहस नहीं है, तुम्हारा जो भी प्लान है वो अब किट्टू की बर्थडे पार्टी के बाद ही कर लेना।
अभी तो सबको लेकर तुम शॉपिंग करने के लिए चले जाओ। तो शुभ का मुंह अभी लटक गया था, लेकिन उसने फिर भी कहा कि ठीक है, करवा दूंगा सबको शॉपिंग। अब खुश, लेकिन अभी बता रहा हूँ कि सबको कि 2 घंटे से सारी शॉपिंग हो जानी चाहिए। तो नव्या ने भी शुभ को चिढ़ाते हुए कहा कि 2 घंटे में तो मैं बस अपनी सैंडल ही पसंद करूंगी ना, इतना कम वक्त कैसे। तो शुभ ने अभी नव्या को जवाब देते हुए कहा कि नई सैंडल से जीजू को मारना ज़रूरी है क्या? तो पुरानी सैंडल से भी तो मार सकती हो तुम। तो नव्या भी अभी कहाँ कम थी, वो भी अभी शुभ की हर बात का जवाब देती थी। तो नव्या ने भी कहा कि हाँ हाँ, नई वाली से तो मैं तुझे जरूर मारूंगी, आखिर शादी के बाद तू भी तो सैंडल से ही पिटेगा ना, तो इससे अच्छा पहले ही प्रैक्टिस कर ले, तो तुझे पहले ही मैं प्रैक्टिस करवा दूंगी। तो शुभ की अभी बेइज्जती देखकर डाइनिंग टेबल पर सब काफ़ी ज़्यादा हंसने लगते हैं। तो शुभ अभी आगे कुछ बोलता उससे पहले ही नील ने कहा कि शुभ शुभ बस, अब वो ना पराई घर की हो गई है, तो बोलने से पहले सोचा कर तू एक बात। तो शुभ ने कहा कि आए आए पराए घर की, हाय राम, तो नील भैया कह रहे हैं इसीलिए तुझे छोड़ रहा हूँ, समझी, वरना तेरी बातों का तो मेरे पास जवाब हमेशा ही रहता है। तो थोड़ी देर के बाद अभी सबने नाश्ता कर लिया था, तो नील और रुद्र भी अभी ऑफिस के लिए निकल गए थे। रुद्र अपनी ऑफिस में बैठा हुआ था और काम कर रहा था, तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट होता है। तो रुद्र ने भी फ़ोन देखा तो उसमें शुभ का मैसेज आया हुआ था। तो रुद्र ने अभी मैसेज रीड किया तो उसमें लिखा था कि आपकी वाली शॉपिंग पे जाने के लिए मना कर रही है, अब क्या करूं? तो अब आप इस गुलाम के लिए क्या हुक्म दे रहे हैं? तो रुद्र ने अभी मैसेज टाइप किया कि तू सबको शॉपिंग करा दे, तो किट्टू को मैं अपने आप शॉपिंग करवा दूंगा। इधर थोड़ी देर के बाद रुद्र का कैबिन नॉक हुआ। तो रुद्र ने भी अपनी आंखें उठाकर देखा तो जय वहां पर खड़ा था। तो रुद्र ने अभी जय को अंदर आने का इशारा किया, जय भी अंदर आ गया। तो रुद्र ने अभी जय को देखते हुए पूछा, तो पता चला कि मशीनों का फ्रॉड किसने किया था? तो जय ने भी कहा कि सर, ये सब कुछ किया धरा सोमनाथ और अशोक चौहान का ही है, हमने अच्छे से पता किया है। वो नहीं चाहते थे कि आप मिस्टर रैने का प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट करें। अगर आप वो प्रोजेक्ट टाइम से कंप्लीट नहीं करते तो आप गुडविल पर अटैक होता और आपको हर जगह शर्मिंदा होना पड़ता, मार्केट में आपकी गुडविल खराब हो जाती और आपकी बेइज्जती हो जाती। तो रुद्र ने कहा कि ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। रुद्र ने अपनी हाथों की मुट्ठियां कसकर बांधी और उसकी आंखें लाल हो गई। इधर शॉपिंग मॉल में दादी, सौम्या, नव्या, दिशा सब शॉपिंग कर रहे थे। तो शुभ अभी एक जगह सोफे पर बैठा हुआ था। शुभ की नजर तो बस अभी दिशा पर ही टिकी हुई थी। दिशा ड्रेस उठाती और फिर मिरर में खुद को देखकर मुस्कुराती। तो शुभ अभी दिशा को ऊपर से नीचे तक बहुत अच्छे से स्कैन कर रहा था। उसके चेहरे पर भी एक मीठी सी मुस्कान थी। तो शुभ ने अभी मन ही मन खुद से कहा कि यार, ये पिकाचू की पढ़ाई कब पूरी होगी, कब ये हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी यार, हे भगवान जल्दी लाना वो दिन। तभी शुभ ने अभी दिशा को ट्रायल रूम में जाते हुए देखा था। तो शुभ के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई थी और वो भी सबकी नज़रों से बचते बचाते सीधा दिशा के पीछे पीछे ट्रायल रूम में चला गया। तो दिशा भी अंदर गई और जैसे ही अपनी टी शर्ट निकालने लगी तो उसने मिरर में पीछे अभी शुभ को देखा। तो शुभ को देखकर दिशा की तो हवाइयाँ ही उड़ गई थी। तो दिशा ने अभी थोड़ा घबराते हुए पूछा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं शुभ जी? तो अगर किसी ने यहाँ पर आपको देख लिया तो क्या होगा? तो दादी या मम्मा ने देखा तो क्या ही सोचेंगे मेरे बारे में? लेकिन शुभ के चेहरे पर तो अभी बिल्कुल भी घबराहट नहीं थी। उसने दिशा के दोनों बाजुओं को पकड़ा और उसे दीवार से लगाते हुए कहा कि सब ट्रायल रूम में रोमांस करते हैं, मैं भी करूँगा और क्या। तो दिशा अभी शुभ के हाथ झटकते हुए बोलती है कि वो सब कहानी के हीरो हीरोइन होते हैं शुभ जी, आप कहानी के हीरो नहीं हो, समझे। तो शुभ ने भी फिर से दिशा को दीवार से लगाते हुए कहा कि बेशक शुभ कहानी का हीरो नहीं, लेकिन फैन फॉलोइंग मेरी भी नील भैया से कम नहीं है दिशा, ये तुम अच्छे से जानती हो। तो दिशा ने कहा कि हाँ हाँ शुभ जी, जो भी हो, ये रोमांस करने की जगह नहीं है, इसीलिए जाइए यहाँ से, मुझे ना ड्रेस ट्राई करनी है, प्लीज़ अब आप जाइए। तो शुभ ने भी शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा कि और अगर ना जाऊँ तो क्या करोगी, बोलो। तो दिशा ने भी थोड़े गुस्से में कहा, तो मैं यहाँ पर ये ड्रेस नहीं ट्राई करूँगी। इतना कहकर अभी दिशा ट्रायल रूम से बाहर जाने लगी। तो शुभ ने अभी उसका हाथ पकड़कर उसे
दीवार से लगा दिया। तो शुभ ने अभी थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा कि दिशा, अच्छा ठीक है, गुस्सा क्यों कर रही हो तुम? मैं तो तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया था ना यहाँ। चलो लाओ, तुम्हारी ड्रेस चेंज करने में तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ मैं। तो दिशा ने अभी थोड़ा से गुस्से में फिर से कहा कि मुझे आपकी हेल्प की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए, नहीं तो मैं ये ड्रेस नहीं लूँगी। तो शुभ ने कहा कि क्या हो क्या गया है तुम्हें, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो तुम? तो दिशा ने कहा कि शुभ जी, आपको मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है ना, ना मेरी इज्जत की और ना ही मेरी। आपका तो बस मन करता है कि आप मुझे किस कर देते हैं हर जगह। हर जगह आप बस अपना रोमांस चालू कर देते हैं, जहाँ भी मन करता है वहीं किस कर लेते हैं, तो बिना किसी हक के, वो भी बिना किसी रिश्ते के। तो शुभ ने अभी दिशा की कमर पर अपना हाथ डालकर खुद से उसे सटाकर कहा कि मैंने कहा ना कि मैं तुमसे शादी करूँगा। तो दिशा ने कहा कि ये बात तो आपने अपनी ईशा से भी कही थी ना कि आप उससे शादी करेंगे, और फिर मैं आपको पसंद आ गई, और आप ये बात अब मुझे बोल रहे हो, और मेरे बाद अभी आपको कोई और पसंद आ जाएगी, आप फिर उससे वही बात बोलोगे, है ना? आपका तो बस यही डायलॉग है जो आप हर लड़की से बोलते हैं। तो अब शुभ को भी थोड़ा सा गुस्सा आ गया था दिशा के पास से। शुभ ने कहा कि दिशा, तुमने और ईशा में बहुत ज़्यादा फर्क है। मैं ईशा के करीब नहीं गया हूँ कभी, लेकिन तुम्हें देखता हूँ तो खुद पर कंट्रोल नहीं रहता मेरा। मेरा मन करता है कि तुम हमेशा ही मेरे पास रहो, हमेशा मेरी बाहों में रहो, मेरे साथ शादी कर लो। मुझे नहीं पता कि मैं ईशा के साथ क्या कर रहा था और कैसे था, लेकिन ये तय है कि मैं प्यार सिर्फ तुमसे ही करता हूँ और हमेशा करूँगा, और तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में अब कोई भी नहीं आएगी। कोई भी का मतलब कोई भी नहीं। तो दिशा ने भी फिर से कहा कि फिर भी हमारे बीच अभी कोई रिश्ता नहीं है, मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ जिसे आप जब चाहे किस कर लेते हैं, तो प्लीज़ छोड़ दीजिए हमें। तो शुभ ने भी कहा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो, तुम मेरी होने वाली बीवी हो, बीवी, समझी? तो दिशा ने कहा कि और ये बात किसको पता है, किसको बताई है, ज़रा बताइए आप हमें। मेरी मम्मा को नहीं पता है, मेरी बहन को नहीं पता है, कल को आप अपनी बात से पलट गए तो क्या होगा, बोलिए? तो शुभ ने भी उसका जवाब देते हुए कहा कि मैं अपनी बात से क्यों पीछे हटूंगा, बोलो। रुद्र भैया जानते हैं कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, दादी जानती है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, नील भैया, नव्या और निहाल भी, सब कोई जानता है मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इससे ज़्यादा तुम्हें क्या चाहिए? तो दिशा की आंखों में एकदम से आंसू आ गए जो शुभ के हाथ पर जाकर गिरे। तो दिशा अभी सुबकते हुए बोलती है कि सब जानते हैं, लेकिन खुलकर अभी कोई भी बात नहीं करता है। अगर आप मुझे प्यार करते हैं तो सबके सामने कहिए कि आप मुझसे शादी करेंगे। आप मुझसे प्यार करते हैं, मेरी मम्मा से मेरा हाथ मांगिए, तब जाकर मुझे यकीन होगा। वो मुझसे आपके बारे में 10 सवाल करती हैं, मेरे पास एक भी जवाब नहीं होता है आपके लिए बताने के लिए। तो शोभ ने अभी सीरियस होते हुए कहा कि तो तुम चाहती क्या हो दिशा, मैं क्या करूँ, तुम ही बता दो मुझे। तो दिशा ने अभी अपने आंसुओं को कंट्रोल करते हुए कहा कि मुझे नहीं पता, मगर फिलहाल आप मुझे छोड़ दीजिए प्लीज़, वरना मैं शॉपिंग नहीं करूँगी और अभी के अभी घर चली जाऊँगी। तो शुभ का मूड अभी पूरी तरह से खराब हो चुका था। उसने दिशा को छोड़ दिया और दिशा ट्रायल रूम से बाहर आ गई। तो शुभ भी अब काफ़ी ज़्यादा उदास होकर ट्रायल रूम से बाहर आ गया था। उसे ना जाने क्यों गुस्सा आ रहा था। तो दिशा भी फिर से शॉपिंग करने में बिजी हो गई थी। तो शुभ अभी सोफे पर बैठा हुआ दिशा को ही देख रहा था। तभी उसके कानों में एक औरत की आवाज़ पड़ती है, तो तुम्हें दिशा पसंद है क्या? तो शुभ ने अभी बिना सोचे समझे ही कहा कि हाँ हाँ पसंद तो है, लेकिन इसके नखरे ना बढ़ते जा रहे हैं। उसने फिर से पूछा कि अगर पसंद है तो प्रपोज क्यों नहीं कर देते तुम उसको। तो शुभ ने अभी भी अपने पीछे नहीं देखा था और बोला कि हर बात बोलने के लिए नहीं होती है, कुछ बातें तो समझी भी जाती है ना। वैसे भी ये गर्लफ्रेंड ना मटेरियल नहीं है, मेरी बीवी मटेरियल है। तो दिशा से तो अभी सीधा शादी ही करूँगा, इसे कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बनाऊंगा मैं। तो शुभ के कानों में अभी फिर से उसी औरत की आवाज़ पड़ती है कि तो फिर इसकी फैमिली वालों से बात क्यों नहीं कर लेते तुम, जल्द से जल्द उसकी फैमिली से बात करो और शादी कर लो। तो शुभ को उसकी बातों पर अब थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। तो गुस्से में उसने पलट कर बोला कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन शुभ ने जब अभी सामने देखा तो वहाँ पर सौम्या खड़ी थी। तो सौम्या को देखकर अभी शुभ की तो हवाइयाँ उड़ पड़ी थी और उसके पैर कांपने लगे थे और चेहरा पीला पड़ गया था। तो शुभ ने भी हकलाते हुए कहा मम्मी जी
जी आप मतलब होने वाली मम्मी जी, नहीं नहीं मतलब सासू माँ, मतलब होने वाली सासू माँ, अरे मैं क्या बोले जा रहा हूँ यार, मतलब मिस पुरोहित। तो सौम्या ने भी अभी मुस्कुरा कर शुभ को देखा और हल्की हल्की स्माइल उसे पास कर दी। तो तुम मुझे दिशा के लिए पसंद हो, इसीलिए मैं तुमसे बोल रही हूँ, लेकिन हाँ तुम मेरी दिशा को बहुत ज़्यादा परेशान करते हो और वो काफ़ी ज़्यादा शर्म के मारे कुछ भी नहीं बोलती है और तुम उसके साथ बेशर्मी पर उतर आते हो, है ना। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं है? मुझे पता है कि तुम कई बार दिशा को मेरे कमरे से गोद में उठाकर लेकर जाते हो। तुम्हें लगता है कि मैं सो रही हूँ, मगर मैं सो नहीं रही थी, मैं जाग रही थी। तो सौम्या की बात सुनकर अभी शुभ के कान भी गर्म हो गए थे और वो जल्दी से शर्माने लगा और अपनी नजरें चुराने लगा। तो सौम्या ने भी हंसते हुए कहा कि तुम शर्माते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हो, तो तुम तो बस कमेंट पास करते हुए ही अच्छे लगते हो। तो शुभ ने अभी सौम्या को देखा और हंसकर कहा कि सच सच मम्मी जी, मैं आपको कमेंट पास करता हुआ अच्छा लगता हूँ क्या? ऐसे शर्माते हुए नहीं। तो सौम्या ने भी अभी शुभ के बालों में हाथ मार कर कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल। तो शुभ ने अभी कहा कि मम्मी जी आपकी बेटी थोड़ा सा नाराज हो गई है हमसे, तो बताइए ना उसे कैसे मनाऊं। तो सौम्या ने भी कहा कि नाराज तो मैं भी हूँ तुमसे, कुछ ऐसा करो कि माँ बेटी दोनों ही मान जाएं, और क्या चाहिए। तो शुभ ने अभी सौम्या को कमेंट पास करते हुए कहा कि मम्मी जी ऐसा तो नहीं होगा कि मैं बेटी को पटाऊं और पट सासू माँ जाए। तो ये सुनकर अभी सौम्या खिलखिलाकर हंसने लगती है और आज पहली बार सौम्या शुभ के सामने इतना खुलकर हंस रही थी। तो सौम्या ने कहा कि मेरी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन यही था कि मैं रुद्र के साथ यहाँ पर आ गई। तुम सबके साथ हंसी मजाक में मेरा दिन भी कहाँ गुजर जाता है हमें पता ही नहीं चलता है, और मेरी दोनों बेटियां भी मुझे मिल गई। काश नरेन भी मेरे साथ ही होते तो जिंदगी कितनी ज़्यादा अच्छी हो जाती। इतना कहकर अभी सौम्या फिर से उदास हो गई थी। तो शुभ ने अभी सौम्या को उदास देखा तो बोला कि मम्मी जी मैं ना नील भैया की तरह बड़ी बड़ी बातें करना नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ मेरे सामने अभी कोई भी उदास रहता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, प्लीज़ आप उदास मत रहिए। तो सौम्या ने भी मुस्कुरा कर हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर दादी के पास जाकर पार्टी के लिए साड़ियाँ देखने लगती है। तो शुभ ने अभी अपने मन ही मन खुद से कहा कि वाह शुभ, आज तो दिन सच में बहुत अच्छा हो गया। शुभ अब तो कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा जिससे ये माँ बेटी दोनों ही मान जाए। हाय कोई मेरा बाल विवाह ही करा दो, अब तो मुझसे रहा नहीं जाता। तो अभी शुभ अपने ख्यालों में खो चुका था और सब अपनी अपनी शॉपिंग में काफी ज्यादा बिजी हो गए थे। इधर अभी राठौड़ हाउस में अशोक चौहान ने गिलास में वाइन डालते हुए कहा कि सोमनाथ कब तक ऐसे छोटे मोटे प्यादों से खेलते रहेंगे, वजीर निकालो ना, एक ही बार में रुद्र को शय और मात दे दो, और इससे अच्छा मौका तो हमें फिर कभी भी नहीं मिलेगा। ये सबसे अच्छा मौका है, अभी सब खेल खत्म करो। तो सोमनाथ ने अभी ड्रिंक का सिप लेते हुए कहा कि इतना आसान नहीं है अशोक चौहान, मैं जितना भी रुद्र को बर्बाद करने की कोशिश करता हूँ रुद्र कोई ना कोई तरकीब निकाल कर उस प्रॉब्लम से निकल ही जाता है। तो मैंने ना जाने कितने करोड़ रुपए अभी खर्च करके उन मशीनों का फ्रॉड करवाया था, और फिर उसने एक ही रात में वो मशीनें ठीक करवा कर रैना का प्रोजेक्ट स्टार्ट भी कर दिया। तुमने देखा नहीं कितना ज़्यादा चालाक है वो, हमसे 4 कदम आगे रहता है। तो अशोक चौहान ने कहा कि सोमनाथ रुद्र इसीलिए हमसे जीत जाता है क्योंकि उसके भाई उसके साथ हैं और वो उसका दोस्त निहाल जो उसकी पूंछ बना घूमता है। अगर हम किसी भी तरह से इन चारों को अलग कर देते हैं तो शायद जीत जा सकते हैं। तो एक बार अभी उन चारों में फूट पड़ गई ना तो वो चाह कर भी हमसे कभी भी टकरा नहीं पाएंगे। हमें हराना तो दूर की बात है, तुम्हें बर्बाद करने का रुद्र का जो सपना है ना, वो जो सपना पाले बैठा है वो सपनों में भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो हमें अभी उन चारों को तोड़ना पड़ेगा, इसीलिए हम जीत पाएंगे। अगर वो चारों टूट गए तो एक एक करके हम रुद्र का सारा बिजनेस हड़प सकते हैं। तो इधर दूसरी तरफ अभी रुद्र ने आज ऑफिस में जल्दी काम खत्म कर लिया था और वो घर के लिए धीरे से निकल गया था। तभी नील ने उसे रोक कर पूछा कि क्या बात है, क्या बात है रुद्र, आज तू चमत्कार हो गया है बिल्कुल, तू इतनी जल्दी घर क्यों जा रहा है। तो रुद्र ने कहा कि जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन तेरा बच्चा अभी नाराज हो गया है तो उस लिटिल खरगोश को मनाने जा रहा हूँ। कल उसका बर्थडे है ना, अगर मैं नहीं गया ना तो और गुस्सा हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि उसका मूड खराब रहे कल उसके बर्थडे पर। रुद्र अभी नील से बातें करके 4 कदम ही चला था कि पीछे से निहाल ने अपने बालों में हाथ मार कर कहा कि हाय, काश मुझसे भी कोई ऐसे ही नाराज हो जाए, हम भी ऑफिस से जल्दी ही चले जाएं। तो निहाल की बात सुनकर अभी रुद्र के चेहरे पर
हल्की सी मुस्कान आ गई थी, लेकिन वो पलटा नहीं। वो जानता था कि अगर वो जरा सा भी पलट गया तो नील और निहाल छेड़े बिना छोड़ेंगे नहीं। तो रुद्र अभी बिना पलटे ही धीरे से मुस्कुरा कर वहाँ से चला गया और रुद्र अभी सीधा प्रताप हाउस में आया था। रुद्र जब घर के अंदर जा रहा था तो रास्ते में ही उसे रामू काका मिले थे। तो रामू काका ने भी अभी थोड़ा हैरानी से पूछा कि रुद्र बेटा, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? आज तुम इतनी जल्दी घर वापस आ गए? तो रुद्र ने भी अपने दोनों हाथ फैलाकर ना में अपनी गर्दन हिलाई, जैसे कह रहा हो कि क्या हो गया है? अगर घर जल्दी आ गया तो क्या मैं जल्दी नहीं आ सकता क्या घर? तो रामू काका अभी रुद्र की बात समझ गए थे और फिर धीरे से मुस्कुराकर बोले कि बेटा, मैं ना यहाँ पर पिछले 30 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने कभी तुम्हें ऑफिस से घर जल्दी आते हुए नहीं देखा, इसीलिए थोड़ा सा हैरान हो गया था। हैरानी तो होगी ही ना मुझे। तो रुद्र ने भी अभी मुस्कुरा कर कहा कि रामू काका, आपकी बहू रानी नाराज हो गई है, उसे ही मनाने के लिए आया हूँ। तो रामू काका ने भी मुस्कुरा कर ही जवाब दिया कि हाँ हाँ क्यों नहीं, बहू रानी ने तो तुम्हें इतना ज़्यादा बदल जो दिया है, अब तो हंसने मुस्कुराने भी लगे हो तुम। इतना कहकर अभी रामू काका रुद्र के सामने से चले गए थे। तो रुद्र के चेहरे पर भी अभी फिर से मुस्कान आ गई थी और वो सीधा सीढ़ियों से होता हुआ अपने कमरे में चला गया। जब रुद्र अपने कमरे में आया तो किट्टू अभी काफ़ी ज़्यादा उदासी से बैठी हुई पेंटिंग कर रही थी। तो किट्टू के आसपास कलर काफ़ी ज़्यादा बिखरे हुए पड़े थे और बहुत सारे वाइट पेपर भी बिखरे हुए थे, जिस पर उसने बहुत सारी पेंटिंग बनाई हुई थी। शायद वो आज सुबह से ही पेंटिंग बना रही थी, इसीलिए उसने पूरे कमरे में पेंटिंग फैला रखी थी। रुद्र ने भी गेट पर ही खड़े होकर कहा कि मेरा लिटिल खरगोश क्या कर रहा है? तो किट्टू ने अभी जैसे ही रुद्र को देखा तो उसने जल्दी से अपने पेज समेटना शुरू कर दिया, जैसे वो अभी रुद्र को अपने पेज दिखाना ही नहीं चाहती थी। तो रुद्र को भी अभी काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लगा था किट्टू का इतना ज़्यादा हड़बड़ाहट के साथ अपने पेजों को समेटना। किट्टू तो बस अभी लगातार जल्दी जल्दी अपने सारे पेज को समेट रही थी, तो और रुद्र उसके पास आ गया था। तो रुद्र की नज़र अभी किट्टू के पेज पर पड़ती है तो उसमें अभी अजीब सी पेंटिंग बनी हुई थी। रुद्र ने किट्टू के हाथों से वो पेज छीन लिया था। तो रुद्र अभी पेंटिंग को देख पाता उससे पहले ही किट्टू ने भी जल्दी से रुद्र के हाथों से वो पेज छीन लिया था। तो रुद्र ने अभी थोड़ा सा सख्ती से कहा कि लिटिल खरगोश, दिखाओ दिखाओ मुझे कि क्या बनाया है तुमने, ये किसकी पेंटिंग बनाई है तुमने, या क्या अजीब अजीब सी चीज़ें बना रही थी तुम, दिखाओ मुझे। तो किट्टू ने भी जल्दी से अपनी गर्दन नामे हिला दी और वो पेज को अपने पीछे छुपा लिया। पता नहीं क्यों रुद्र का मूड अभी तक बहुत ठीक था, लेकिन किट्टू के पेज छुपाने से उसका मूड बहुत ज़्यादा खराब होता चला जा रहा था। उसे अब धीरे धीरे करके किट्टू पर गुस्सा आ रहा था। तो रुद्र अभी गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, लेकिन किट्टू का ऐसा बिहेवियर रुद्र को अब गुस्सा दिला रहा था। तो ये रुद्र तो ये समझ गया था कि किट्टू ने अपने दिल की बात उन पेंटिंग में ज़रूर ड्रॉ कर दी है, इसीलिए वो जानबूझकर छुपा रही है। तो रुद्र ने भी फिर से सख्ती से कहा कि किट्टू, दिखाओ मुझे कि तुमने क्या बनाया है पेंटिंग में। तो किट्टू ने अभी फिर से अपनी गर्दन नामे हिला दी थी। तो रुद्र अब धीरे धीरे करके उसके पास जाने लगा और किट्टू अपनी नम आंखों से पीछे हटने लगी। तो किट्टू अभी दीवार से जा लगती है और फिर रुद्र गुस्से से किट्टू को देख रहा था। रुद्र ने अपना एक हाथ किट्टू की कमर पर डाला और खुद से सटाकर अपनी सुलगती हुई आंखों से उसे गुस्से में देखकर कहा कि मुझे नहीं बताओगी तो किसे बताओगी किट्टू, जल्दी से मुझे बताओ, मैंने तुम्हें जरा सा डांट क्या दिया तो तुम्हें ये लगने लगा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ? किट्टू, तुम जानती भी हो अगर वो मशीनें ठीक नहीं होती ना तो कितना बड़ा नुकसान हो जाता मुझे, और हाँ, मैं वो नुकसान बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता था क्योंकि मेरी गुडविल बिल्कुल ख़राब हो जाती मार्केट में। मुझे सोमनाथ को हराना है, बर्बाद करना है। मैं जितना सोमनाथ को बर्बाद करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाता हूँ ना तो 4 कदम पीछे चला जाता हूँ। क्या करूँ मैं? तुम समझ नहीं रही थी कि मैं अगर ये चीज़ ना करता तो कितना बड़ा नुकसान होता। तुम भी मुझे अपने दिल की बात नहीं बताती हो। तुम्हें मेरे प्यार पर शक होने लगा है किट्टू, बताओ मुझे। रुद्र इतना ज़्यादा गुस्सा करने से अभी किट्टू की आंखें नम हो गई थी और उसकी आंखों से आंसू रुद्र के हाथ पर गिरने लगे थे। किट्टू के आंसू देखकर अभी रुद्र थोड़ा सा पिघल गया था और उसने बहुत ही प्यार से कहा कि किट्टू, प्लीज़ समझने की कोशिश तो करो, हर बात पर रोना ठीक नहीं होता है, खुद को स्ट्रांग बनाओ किट्टू। मैं तुम्हारे आंसुओं पर तरस खा जाता हूँ और दुनिया नहीं खाएगी।
हमेशा मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, इसीलिए तुम्हें खुद स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता ना मैं, हर वक्त तुम्हें दुनिया से खुद ही लड़ना होगा। तो किट्टू ने अभी इशारों में कहा कि मैं बोल ही नहीं सकती तो लड़ूंगी क्या, मैं तो आपसे भी नहीं लड़ सकती हूँ, तो दुनिया से तो दूर की ही बात है ना, मैं किसी से भी लड़ नहीं सकती हूँ। तो रुद्र ने अभी किट्टू की आंखों पर किस करके कहा कि लड़ तो रही हो ना, और कैसे लड़ना होता है, तीर कमान लेके 3 दिन से अभी देख रहा हूँ तुम्हें, एक बार भी तुमने मुझे नज़र भर के नहीं देखा है और ना ही तुमने मुझसे कोई भी बात की है। किट्टू मैं बिजी रहता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूँ। तुम्हें यकीन नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारे बिना मुझे नींद भी नहीं आती है, तुम मेरी स्लीपिंग पिल्स बनती जा रही हो। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं ये सारी बातें। अगले ही पल अभी रुद्र ने किट्टू को छोड़ दिया था और फिर घुटनों के बल बैठ गया था। रुद्र की आंखों से भी अभी गुस्सा छूमंतर हो गया था। रुद्र के गले में अभी एक उदासी भरी आवाज आई थी। तो रुद्र ने अभी किट्टू को उसकी कमर से गले लगाकर कहा कि सॉरी सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें उस रात डांट दिया था ना, मुझे तुम्हें उस रात डांटना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान था किट्टू, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। मुझे टेंशन थी कि अगर मेरी मशीनें ठीक नहीं हुई तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तुम नहीं जानती हो किट्टू, मैंने दिन रात मेहनत करके ये बिजनेस सेटअप किया है, और सोमनाथ ने तो मेरे पापा का बिजनेस पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। इस डूबे हुए जहाज को मैंने तैरना सिखाया है, खुद अपनी दम पर इसे बनाया है। तो रुद्र की आवाज़ में अभी बहुत ज़्यादा उदासी थी। तो रुद्र की आवाज़ में अभी एक ऐसी थकावट थी जो रुद्र भी चाहता था कि उसे कोई संभाल ले। तो रुद्र ने भी अभी अपने माँ पापा को मरते हुए देखा था। तो रुद्र के दिल में भी अभी एकदम से आग जल रही थी जो अब तक शांत नहीं हुई थी। तो रुद्र अभी फिर भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हटता था, तो हर किसी का अच्छे से ध्यान रखता था। रुद्र फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करता था, लेकिन खबर सबकी रखता था। तो रुद्र अभी शांति के कुछ पल किट्टू के साथ ही बिताना चाहता था, लेकिन वो भी पल उसे कभी कभी ही मिल पाते थे। तो रुद्र ने भी अपने आप को काम में इतना ज़्यादा झोंक दिया था कि वो खुद ही भूल गया था कि अगर किट्टू नाराज़ नहीं होती तो वो आज भी शायद प्रताप हाउस इतनी जल्दी नहीं आता। थोड़ी देर ऐसे ही किट्टू को पकड़े रहने के बाद रुद्र ने कहा कि किट्टू प्लीज़ मान जाओ ना, माफ़ कर दो ना मुझे प्लीज़, कल तुम्हारा बर्थडे भी है और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम्हारे बर्थडे वाले दिन तुम्हारा मूड ख़राब रहे। तो किट्टू ने अभी अपने दोनों हाथ रुद्र के बालों में फंसा लिए थे और ना चाहते हुए भी किट्टू ने रुद्र के बालों पर किस कर दिया था। तो किट्टू भी अभी धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ गई थी और उसने अपना एक हाथ रुद्र के चेहरे पर लगा दिया। रुद्र का इस वक्त बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। रुद्र भी चाहता था कि किट्टू उसे अपनी बाहों में समेट ले, जिससे वो अपनी टेंशन भूल जाए। तो रुद्र ने अभी फिर से कहा कि खरगोश मुझे अपनी पेंटिंग नहीं दिखाओगी क्या। तो किट्टू ने अपनी गर्दन ना में हिला दी। तो रुद्र ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, जब तुम्हारा मन करे, जब तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट हो जाए तब तुम मुझे वो पिक दिखा देना। तो किट्टू ने अभी पलकें झपकाई जैसे कह रही हो कि ठीक है। तो किट्टू ने अभी अपनी पेंटिंग से टेबल पर रख दी थी। रुद्र ने भी अब उसे देखने की कोशिश नहीं की और धीरे धीरे किट्टू सोफे से टेक लगाकर बैठ गई और रुद्र अपना सिर किट्टू की गोद में रखकर लेट गया। तो किट्टू भी रुद्र का सिर सहलाती रही और कुछ ही देर में रुद्र सो गया। किट्टू रुद्र का चेहरा देख रही थी। किट्टू की नाराजगी दूर हो गई थी। किट्टू ने अभी अपने मन ही मन मुस्कुरा कर कहा कि ये मुझे मनाने के लिए यहाँ पर आए थे या फिर सोने के लिए, कितना ज़्यादा थक जाते हैं काम करके। इधर दूसरी तरफ अभी मॉल में तो शुभ अभी अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था और उसने अपने दोनों हाथ फैलाए हुए थे। सामने दिशा खड़ी हुई थी। तो शुभ ने अभी मॉल में सबके सामने दिशा को प्रपोज कर दिया था। तो दिशा ने अभी धीरे से कहा कि शुभ जी प्लीज़ उठ जाइए ना, सब देख रहे हैं आपको। तो शुभ ने अभी मुस्कुरा कर कहा कि देखने दो ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दिशा अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा शाय फील कर रही थी। शुभ की इस हरकत पर दिशा को थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था और प्यार भी। तो दिशा ने अभी फिर से कहा कि शुभ जी प्लीज़ उठ जाइए ना, दादी मम्मा भी देख रही है। तो शुभ ने कहा कि पहले मेरे सवालों का जवाब दो, विल यू मैरी मी। धीरे धीरे अभी मॉल में भीड़ इकट्ठी हो रही थी। तो मॉल में भी सारे लोग दिशा और शुभ को ही देख रहे थे। कुछ कपल ऐसे भी थे जो इस वक्त अभी शुभ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे। तो सौम्या, दादी और नव्या भी शुभ को ही देख रही थी। तीनों के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान थी। तो दादी ने कहा कि इसे अकल तो आती है, लेकिन थोड़ी सी लेट ही आती है। तो सौम्या ने भी कहा कि माँ जी ये लड़का ना बिल्कुल कमाल का है, मुझे तो मेरी दिशा के लिए बहुत ज़्यादा पसंद है। तो शुभ के ऐसा करने से दिशा भी बहुत ज़्यादा
ज़्यादा शर्मा रही थी और बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल भी फील कर रही थी, जबकि शुभ के चेहरे पर एक मुस्कान थी जो इस वक्त किसी का भी कत्ल करने के लिए काफ़ी थी। तो मॉल में भी कितनी ही लड़कियां ऐसी थीं जो शुभ को देखकर मन ही मन पागल हो रही थी। शुभ बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिखता था, तो शुभ अभी भी हाथ फैलाए दिशा के सामने घुटनों के बल ही बैठा था। तो शुभ ने कहा कि दिशा, जब तक तुम मुझे हाँ नहीं कह देती तब तक मैं यहाँ से उठने वाला नहीं। तो नव्या ने भी थोड़ा चिल्लाकर कहा कि दिशा, बोल देना हाँ, ये सच में बहुत बेशर्म है, मानेगा नहीं। तो दिशा तो अभी शर्म के मारे अपना सलाइवा गटक रही थी। दिशा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और कैसे रिएक्ट करे। तो शुभ की नज़र बस अभी दिशा पर ही टिकी हुई थी। तो शुभ ने कहा कि दिशा, सोच क्या रही हो, प्लीज़ कर दो ना हाँ। अब तो तुम्हारी ननद ने भी बोल दिया है, अब तो हाँ कह दो। अब तो मैंने सबके सामने अपना और तुम्हारा रिश्ता खोल कर रख दिया है। तो दिशा अभी भी कुछ नहीं बोल रही थी, बस वो अपनी आंखें झुकाए चुपचाप से खड़ी थी। तो अब तो उसके अंदर शुभ को देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। शुभ ने कहा कि प्लीज़ दिशा, कुछ तो बोलो ना प्लीज़। सभी भीड़ में से कपल चिल्लाने लगे, से यस प्लीज़, यस बोल दो ना। तो शुभ के चेहरे की स्माइल और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो शुभ ने कहा कि दिशा, अब तो बोल दो ना प्लीज़। दिशा को इतनी शर्म आ रही थी कि वो वहाँ से भागकर जाने चाहती थी। तो दिशा के दिल की धड़कनें अभी डबल स्पीड से भाग रही थी। दिशा ने हिम्मत की और फिर वहाँ से जाने लगी। तो शुभ अभी अपनी जगह से खड़ा हो गया और उसने दिशा को पीछे से आवाज़ लगाकर कहा कि ओए पिकाचू, हाँ ना कुत्ता कमीना, कुछ तो बोल दे। तो दिशा ने जब पीछे से अभी शुभ की ये बात सुनी तो उसे और ज़्यादा शर्म आने लगी और वो भीड़ से भागती हुई बाहर चली गई। तो बाहर अभी वीरू गाड़ी लेकर खड़ा हुआ था। तो दिशा भी जल्दी से गाड़ी में बैठ गई और वीरू को गाड़ी चलाने के लिए कह दिया। तो वीरू अभी गाड़ी प्रताप हाउस के लिए लेकर आ गया था। तो दिशा भी जल्दी से गाड़ी से उतरी और भागते हुए अपने कमरे में चली गई। तो दिशा ने अभी कमरे में जाकर जल्दी से गेट अंदर से बंद किया और खुद को मिरर में देखकर काफ़ी ज़्यादा शर्मा गई। तो दिशा के चेहरे पर अभी शर्म के साथ साथ एक अलग ही खुशी भी थी, क्योंकि उसके और शुभ के रिश्ते के बारे में अब सबको पता चल गया था। तो बेशक ही अभी शुभ ने एक बेशर्मी वाला स्टेप लिया था, लेकिन दिशा को बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया था। तो दिशा के अंदर अब शुभ को फ्रेश करने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, कि वो यही सोच रही थी कि जब शाम को अभी शुभ घर वापस आएगा तो वो उसे कैसे फेस करेगी। इधर दूसरी तरफ 2 घंटे से किट्टू रुद्र का सिर सहला रही थी। किट्टू अभी जैसी बैठी थी वैसे ही बैठी रही थी ताकि रुद्र की नींद डिस्टर्ब ना हो जाए। वो 2 घंटे बेशक रुद्र सोया था, लेकिन ये 2 घंटे किट्टू और रुद्र दोनों के लिए काफी ज्यादा सुकून भरे थे। धीरे धीरे अभी रुद्र की आंखें भी खुलने लगी थी। रुद्र की आंखों के सामने भी किट्टू का चेहरा ही था। तो किट्टू को देखकर रुद्र के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई थी। रुद्र ने एक हाथ से अभी किट्टू का चेहरा अपनी तरफ झुकाया और उसके गाल पर किस कर लिया। फिर रुद्र धीरे से खड़ा हुआ और सीधा वॉशरूम में चला गया। तो वॉशरूम में आने के बाद रुद्र ने कहा कि चलो खरगोश, हम भी शॉपिंग करने के लिए चलते हैं। कल तुम्हारा बर्थडे है ना, इसीलिए मैं तुम्हें आज खूब शॉपिंग कराऊंगा जी भरकर। तुम्हारे लिए एक अच्छी सी ड्रेस सेलेक्ट करेंगे। तो किट्टू ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। तो रुद्र ने कहा कि प्लीज़ खरगोश, मैं ऑफिस से जल्दी तुम्हारे लिए इसीलिए तो आया था, चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ तुम। तो रुद्र के अभी इतना ज़्यादा फोर्स करने पर किट्टू भी रेडी होने के लिए वॉशरूम में चली गई थी। तो किट्टू अभी जैसे ही बाहर आई तो रुद्र का फ़ोन वाइब्रेट होने लगा। तो रुद्र ने भी एक बार फ़ोन को देखा और फिर एक बार किट्टू को। तो किट्टू भी समझ गई थी कि रुद्र का ज़रूर कोई अर्जेंट काम आ गया है। तो किट्टू भी रुद्र के पास गई और फिर उसने अपना सिर रुद्र के सीने पर रख दिया। तो रुद्र ने कहा कि जाना ज़रूरी है किट्टू। तो किट्टू ने रुद्र का चेहरा देखा और फिर इशारों में कहा तो चले जाइए ना, मैं रोक थोड़ी ना रही हूँ। तो रुद्र ने भी किट्टू के माथे पर किस किया और बोला कि आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ कि एक हस्बैंड होने के नाते मैं तुम्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं ना बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। तो किट्टू ने अभी इशारों में कहा कि कोई बात नहीं, मैं शुभ के साथ शॉपिंग कर लूँगी, आप चले जाइए, आपका काम ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो रुद्र ने अभी फिर से पूछा कि मुझसे अभी भी नाराज़ हो क्या किट्टू। तो किट्टू ने अभी मुस्कुरा के हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो रुद्र ने कहा कि झूठी। अगले ही पल रुद्र ने अपने होंठ किट्टू के होंठों से जोड़ दिए और फिर उसे किस करने लगा। तो किट्टू भी अभी अपनी आंखें बंद किए हुए रुद्र को महसूस कर रही थी। करीब 5 मिनट किस के बाद रुद्र ने किट्टू को छोड़ दिया और अपना माथा किट्टू के माथे से लगाकर कहा कि आई लव यू खरगोश, आई लव यू वेरी वेरी मच।
मेरे प्यार पर कभी भी शक मत करना तुम। मैंने तुम्हें डांटा, उसके लिए सॉरी। किट्टू ने भी मुस्कुरा कर हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो रुद्र ने भी किट्टू के गाल पर किस किया और फिर वहाँ से चला गया। इधर रात को सब डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे, लेकिन रुद्र अभी भी ऑफिस से नहीं आया था। तो नव्या ने भी शुभ को छेड़ते हुए कहा कि क्या बात है, आज पिकाचू डिनर करने के लिए नहीं आई क्या? तो नव्या की बात सुनकर अभी सौम्या और दादी हल्के से मुस्कुराने लगती हैं। तो दादी ने भी शुभ के सिर पर हाथ मार कर कहा कि उस लड़की को इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करा देता है कि अब वो सबको फेस करने से भी शर्मा रही है, कमीने कहीं के। तो शुभ ने कहा कि दादी क्या है, उसी ने तो कहा था कि सबके सामने खुलकर बात करो। मैंने सबके सामने खुलकर बात कर ली, अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब वो चाहकर भी मुझे ना इग्नोर नहीं कर पाएगी, बस इसीलिए मैंने और किया है। और वैसे भी मैंने मॉल में देखा था, जब मॉल में आप भी चिल्ला रही थी से यस, जब सब चिल्ला रहे थे, अब मुझे मार रही हो आप? तो दादी ने भी शुभ की बात पर हंसते हुए कहा कि तू नहीं सुधरेगा, पता नहीं संध्या ने क्या खाकर ही तुझे पैदा किया था, एक अनोखी ही पीस है तू दुनिया में। तो सौम्य ने कहा कि वो तो सब ठीक है, पर क्या तुम मेरी बेटी को भूखे रखोगे क्या? ऐसे तो वो सुबह भी नाश्ता करने के लिए नहीं आएगी। तो शुभ ने भी मुस्कुरा कर कहा कि डोंट वरी मम्मी जी, आपकी बेटी को तो मैं बिल्कुल भी भूखा नहीं रहने दूंगा। शुभ अभी अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने एक प्लेट में खाना सर्व किया और उसने थोड़ा सा ज़्यादा ही खाना सर्व कर लिया था। तो नव्या ने कहा कि ओ तेरी, वो हल्की फुल्की सी इतना खाना नहीं खाती है, थोड़ा कम खाना लेके जा। तो शुभ ने भी कहा कि जानता हूँ, ये खाना मैं भी तो खाऊंगा ना उसके साथ। नव्या ने भी अभी शुभ को चिढ़ाते हुए कहा कि तब तो थोड़ा और ही ज़्यादा डाल ले तू, क्योंकि तेरी खुराक तो एक हाथी जितनी ही है ना, कम ही पड़ जाएगा तेरे लिए। तो शुभ भी कहा कम था, उसने भी कहा कि हाँ तू मेरी खुराक की फिक्र मत कर, जीजू की खुराक के बारे में सोच ले। मैं तो सोच रहा हूँ कि उसे हट्टे कट्टे आदमी को तू ढोकला खिला खिला कर पतला ना कर दे, सुकून ना देना तू उसे। तो नव्या ने भी अभी शुभ को आंखें दिखाते हुए कहा कि दादी देख रही हो ना आप इसे, कैसे ये कैंची की तरह जुबान चलाता है। शुभ ने खाना सर्व किया और दिशा के कमरे की तरफ बढ़ गया नव्या को मुंह चिढ़ाते हुए। तो दादी ने कहा कि सौम्या अपनी दिशा को हमें दे दो प्लीज। सौम्या ने कहा कि माँ जी, दिशा तो पहले ही आपकी थी, आप हमसे क्यों मांग रही हैं अपनी ही बेटी को? पहले आपने उसे बेटी बनाकर रखा और आप अब उसे बहू बनाकर रखेंगी। मेरा इसमें कोई भी फैसला नहीं है, सब आपको ही करना है। तो काश अभी नरेन भी यहाँ पर होते तो हम दोनों मिलकर दिशा का कन्यादान कर देते। तो दादी ने कहा कि सौम्या जी, छोटा नहीं करते हैं मन, नरेन वापस जरूर आएगा। सौम्या ने एक गहरी सांस लेकर उदासी भरे लहजे में कहा कि पता नहीं माँ जी कब आएंगे नरेन, पता नहीं नरेन कब आएंगे। आज हमारी दोनों बेटियों की शादी हो जाएगी और फिर नरेन अपने आप में ही पछताएंगे कि अपनी दोनों बेटियों की शादी नहीं कर पाए। इधर कनाडा में अवनी अपने फ्रेंड सर्कल के साथ एक कैफे में बैठी हुई थी, तभी एक लड़का अवनी के पास आया और उसका हाथ पकड़कर बोला कि हाय अवनी, कैसी हो तुम? उस लड़के का हाथ पकड़ना अवनी को बिल्कुल भी गवारा नहीं हुआ था और उसने बहुत ही जोर से झटक कर कहा कि सैंकी, अपनी लिमिट में ही रहो, अपनी लिमिट को क्रॉस करने की कोशिश भी मत करना, समझे तुम? तो सैंकी ने कहा कि क्या बात है, तुम आज मुझे अपनी लिमिट याद दिला रही हो? आखिर ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? शायद तुम भूल गई हो कि तुम्हारी कुछ फोटोग्राफ्स अभी भी मेरे पास में ही पड़ी हुई है। अगर मैंने गलती से भी वो फोटोग्राफ्स तुम्हारे होने वाले पति को, जो तुमसे शायद 9 साल बड़ा है उम्र में, अगर मैंने उसे गलती से भी दिखा दी ना, फिर तो वो तुमसे शादी तो दूर बात भी करना छोड़ देगा, समझ गई ना? तो अवनी ने कहा कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो क्या सैंकी? तो सैंकी ने कहा कि हाँ बिल्कुल कर रहा हूँ, और क्यों ना करूँ, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी और मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन तुमने तो मेरा प्रपोजल कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, बस यही चीज़ से गुस्सा आता है मुझे। और तुम्हें वो नील पसंद आ गया, न जाने उसमें क्या है। तो अवनी ने अभी गुस्से में कहा कि अपनी हद में रहो, समझे तुम, और मुझे ब्लैकमेल करना बंद करो सैंकी। तो सैंकी ने भी अभी बड़े ही स्टाइल मारते हुए कहा कि तुम्हें याद है कि तुम कितना ज़्यादा तड़प कर मेरे पास आई थी? मुझे नील को भूलना है, प्लीज़ मेरी मदद करो। मेरे साथ रात रात भर पार्टी में एंजॉय करती थी तुम, और अब जब तुम मेरी जिद बन गई हो तो तुम मुझे अब खुद से दूर रहने के लिए नसीहत दे रही हो। ये तो गलत बात है ना अवनी? तो अवनी भी अभी पॉइंट करके बोलती है कि सैंकी, मेरी बात सुनो,
मेरे और नील के बीच में अब आने की सोचना भी मत तुम। अगर नील को गलती से भी पता चल गया कि तुम मुझे यहाँ पर कनाडा में परेशान कर रहे हो तो ना तुम्हारी हड्डियाँ को चूरमा बनाकर ही रखेंगे वो। अगर उन्हें गलती से भी ये एहसास हो गया कि किसी लड़की ने मुझे छुआ है, तो सैंकी ने भी एटीट्यूड के साथ कहा, सच में? तो फिर एक काम करता हूँ, मैं ना वो फोटोग्राफ उसे दिखा ही देता हूँ। और ये फोटोग्राफ्स ही क्यों, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं वो वीडियो ही उसे दिखा देता हूँ जिसमें तुम खुद मेरे साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रही थी। मेरी ही गलती थी कि मैंने उस रात कुछ भी नहीं किया तुम्हारे साथ। मैं उस रात शराफत पर आ गया था। उसी दिन तुम्हें अपना बना लेता तो शायद जो तुम्हारी जुबान अभी मेरे सामने चलती है ना, वो शायद ना चलती। तो अवनी की ये बात सुनकर आंखें एकदम से बाहर आ गई थी। अवनी ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है, समझे तुम? तो शैंकी ने भी अपने फोन से एक वीडियो निकाली और अवनी को दिखाते हुए बोला कि ठीक है, ये देखो, शायद तुम्हें याद आ जाएगा। तुम्हें याद है ना कि तुमने एक बार नील को भूलने के लिए ड्रग्स ले लिया था और उसी दिन की ये वीडियो भी है। तुम अच्छे से इसे देखकर याद कर सकती हो। अवनी जैसे जैसे अभी उस वीडियो को देख रही थी तो अवनी के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। और उस वीडियो में ज़्यादा कुछ भी नहीं था, लेकिन इससे साफ ये झलक रहा था कि अवनी शंकी के साथ शायद इंटीमेट होना चाहती थी। तो अवनी ने भी अपनी घबराहट को कंट्रोल किया और बोली कि मैं होश में नहीं थी शंकी, शायद तुमने तभी ये वीडियो बनाया है। अगर मैं होश में होती तो ये बेहुदा हरकत कभी भी नहीं करती, समझे तुम? तो शंकी ने कहा कि अब तो कर दी है ना, तो अब तुम्हें मेरी होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की ना, तो मैं ये वीडियो नील को ज़रूर भेज दूंगा, और अगर तुम मेरी नहीं हुई तो तुम उस नील की भी कभी नहीं होगी, समझ गई ना? तो अपनी गुस्से में अभी आंखों में आंसू लिए वहां से चली गई। तो शैंकी ने अभी जल्दी से अपना फोन को निकाला और सीमा को फोन करके कहा कि आंटी, मैंने चोट बिल्कुल सही जगह पर मारी है, लोहा गर्म है और एक चोट आप भी मार दो तो बिल्कुल कमाल ही हो जाएगा। सीमा ने भी एक तिरछी मुस्कान के साथ कहा कि उस नील से तो मैं अपनी अवनी की शादी कभी भी नहीं होने दूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मगर मैं नील से अवनी की शादी कभी नहीं होने दूंगी। अवनी रोते रोते घर आई तो अवनी अभी सीधा अपने बेडरूम में जाकर बेड पर पेट के बल लेटकर रोने लगती है। तो सीमा ने भी मौके का फायदा उठाया और अवनी के सिर पर हाथ फेर कर कहा कि क्या हुआ अवनी, तुम इतना ज्यादा रो क्यों रही हो, किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? तो अवनी ने कहा कि कुछ नहीं मॉम, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। तो सीमा ने कहा कि मैं हूँ तुम्हारी, इतना तो समझती हूँ कि तुम किसी चीज को लेकर अभी काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो, बताओ मुझे क्या हुआ है? तो अवनी ने अभी फिर से सीमा की बात को इग्नोर कर दिया और बोली कि कुछ नहीं हुआ है मॉम, आप जाइए यहाँ से, बस ऐसे ही। तो तभी सीमा का फ़ोन भी वाइब्रेट हुआ। तो सीमा ने भी फ़ोन चेक किया तो उसमें अभी व्हाट्सएप पर शैंकी ने वो वीडियो भेजी थी जिसमें अवनी और शैंकी बहुत ज़्यादा क्लोज में थे। तो सीमा ने वो वीडियो अभी देखी तो जानबूझकर चिल्लाकर बोली कि अवनी, ये क्या हरकत की है तुमने, ये कौन लड़का है? तो अवनी अभी हरकत में आई और फिर उसने सीमा का फ़ोन चेक किया। तो अवनी ने कहा कि मेरे और शैंकी के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है मॉम, वो जानबूझकर मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस इतना ही हुआ है जितना इस वीडियो में है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ है हमारे बीच में। तो सीमा ने भी चिल्लाकर कहा कि और इस बात को कौन मानेगा कि तुम शैंकी के साथ इंटीमेट नहीं हुई हो, इस वीडियो में साफ साफ लग रहा है कि इसके बाद तुम उसके साथ इंटीमेट ज़रूर हो गई होगी। तो अवनी ने कहा कि आपको मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो मत मानिए, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैंने इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है मम, मुझे अच्छे से पता है, मैं अपनी लिमिट को कभी भी क्रॉस नहीं कर सकती। तो सीमा ने भी अभी गुस्से में कहा कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये वीडियो में क्या दिख रहा है, तू ही बता दे मुझे। अवनी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और उसने कहा कि मॉम, दिमाग मत खराब करिए, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? अपनी बच्ची पर यकीन नहीं हो रहा है आपको, इस घटिया सी वीडियो पर यकीन हो रहा है, आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है? तो सीमा ने कहा कि हाँ, मुझे इस घटिया वीडियो पर ही यकीन है, तुम खुद ही नील को धोखा दे रही हो और फिर तुम बोल रही हो तुम उससे प्यार करती हो, तुमने रातें शैंकी के साथ गुजारी हो और शादी तुम नील के साथ कर रही हो, कभी सोचा है कि नील इस वीडियो को देखेगा तो उस पर क्या बीतेगी? तो अवनी ने कहा कि नील को मैं खुद ही समझा लूंगी, आपको ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को टांग अड़ाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है मेरे और नील के मैटर में, मेरा दिमाग मत खराब कीजिए और जाइए यहाँ से आप। तो सीमा भी अवनी के कमरे से मुड़ गई तो उसने देखा तो सामने भी शैंकी जेब में हाथ डाले हुए खड़ा था।
तो शैंकी ने कहा कि आंटी ये झूठ बोल रही है, ये ना मेरे साथ उस रात इंटीमेट में हुई थी। और ये सुनकर तो अभी अवनी का पारा और भी ज़्यादा चढ़ गया था। तो अवनी ने अभी गुस्से में कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम अभी कैफे में खुद ही कह रहे थे कि उस दिन तुमने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया था, तुमसे वो गलती हो गई थी और अब तुम यहाँ पर झूठ बोल रहे हो और तुम मेरी मॉम के सामने भड़का रहे हो उनको। कितने बड़े छोटे हो तुम सैंकी। तो सैंकी ने भी अभी एटीट्यूड के साथ कहा कि मैं सच कह रहा हूँ, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता है तो चलो चलो तुम्हारा वर्जिनिटी टेस्ट ही करा के आते हैं। ये सुनकर अभी अवनी की आंखें एकदम से फैल गई थी और सीमा ने भी सैंकी की हाँ में हाँ मिलाकर कहा कि हाँ हाँ ठीक है, ये एक अच्छा तरीका है। अगर तुम सच बोल रही हो तो खुद को अभी साबित करने का यही अच्छा तरीका है। अब अवनी फंस चुकी थी क्योंकि उसने तो अभी नील के साथ एक रात बिता ली थी और ये कह सकते थे कि नील ने उस रात अवनी के साथ जबरदस्ती की थी और सारी हदें पार कर दी थी। तो मॉम आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, लेकिन सैंकी की घटिया वीडियो पर जरूर भरोसा कर लिया आपने। तो सीमा ने भी अभी बेचारी टोन में कहा कि देखो अवनी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम नील को जरा सा भी चीट करो। तो नील एक ना बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ लड़का है, तुम जानती हो कि उसकी जिंदगी में तुम्हारे अलावा अभी कोई भी नहीं है। अगर वो ये वीडियो देखेगा तो अंदर ही अंदर टूट जाएगा और इस वीडियो की सफाई कैसे दोगी तुम ही बताओ मुझे। लेकिन अगर तुम अपना टेस्ट करवा लोगी ना तो उसे भी यकीन हो जाएगा। आज सैंकी ने ये वीडियो मुझे भेजी है, कल को किसी और को भेज सकता है, तो फिर क्या करोगी तुम? समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो अवनी? तो अवनी ने सैंकी और अपनी मॉम के बीच में बुरी तरह से फंस गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। अवनी तो बस अभी मन ही मन नील को याद कर रही थी और उसे काफी ज्यादा रोना आ रहा था। उसे पता था कि अगर नील उसके आसपास होता तो शायद अभी वो इस प्रॉब्लम में कभी भी फंसती ही नहीं। अब अवनी को काफी ज्यादा रोना भी आ रहा था और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। इधर इंडिया में इस वक्त शुभ खाने की प्लेट लेकर जब दिशा के कमरे में गया तो दिशा एक पेपर और पेन लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्ट के साथ उसमें कुछ कर रही थी। तो शुभ को अभी हैरानी हुई थी कि वो कब से अभी कमरे में आ गया था, लेकिन दिशा ने अभी पलट कर देखा भी नहीं था। तो शुभ ने अभी धीरे से प्लेट टेबल पर रखी और चुपचाप से दिशा के पीछे जाकर देखने लगा कि आखिर वो कर क्या रही है, जो उसके आने का भी होश उसे नहीं है। तो शुभ ने अभी देखा तो दिशा अभी एक पेन लेकर एक पेज पर शुभ दिशा दिशा लव्स शुभ, आई लव यू शुभ, शुभ की दिशा दिशा वेट्स शुभ, शुभ ये सारी चीजें लिख रही थी। शुभ को बहुत अच्छा लग रहा था ये सब कुछ देखकर। दिशा ने अभी पूरे पेज पर ड्राइंग बना रखी थी और हर जगह शुभ और दिशा नाम लिखा हुआ था। तो दिशा भी ये काम इतने ध्यान से कर रही थी कि उसने नोटिस ही नहीं किया था कि शुभ अभी कब उसके पीछे आकर खड़ा होकर पेज को निहार रहा है। तो शुभ ने अभी अपने होंठ दिशा के कान के पास ले जाकर कहा कि क्या कर रहा है मेरा पिकाचू। और ये सुनते ही अभी दिशा एकदम से घबरा गई थी और उसने जल्दी से उस पेज को अपने हाथ में रखा और झटक कर खड़ी हो गई। तो झटके से अभी जब वो खड़ी होने की वजह से दिशा का बैलेंस बिगड़ गया और वो गिरने ही वाली थी, लेकिन शुभ ने अभी उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे खुद से सटा लिया था। तो शुभ के अभी गर्म सांसें दिशा के गालों पर पड़ रही थी। तो शुभ के इतना ज्यादा करीब होने से दिशा के दिल की धड़कनें डबल स्पीड के साथ भागने लगती हैं। उसे लग रहा था कि शायद आज उसका दिल धड़क धड़क कर बाहर ही आ जाएगा। शर्म के मारे उसकी आंखें तो जमीन में गड़ी जा रही थी। ऐसा तो नहीं था कि शुभ अभी पहली बार दिशा के इतनी ज्यादा करीब आया था, लेकिन आज बात कुछ अलग ही थी। दिशा शुभ की बाहों में कब एकदम से बर्फ बन गई थी। वो जरा सा हिलडुल भी नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो आज सांसें भी ले रही है तो चुपचाप अभी किसी बेजान सी चीज की तरह खड़ी हुई थी। डर के मारे उसने एक बार भी अभी शुभ की तरफ नहीं देखा था। तो शुभ अभी दिशा की हालत अच्छे से समझ रहा था। तो शुभ ने भी अभी मुस्कुरा कर दिशा को टाइटली हग करके कहा कि बस करो ना, सांसें भी तो ले लो, अब इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, खा नहीं जाऊंगा मैं तुम्हें, और वैसे भी अब सारी जिंदगी तुम्हें मुझे ही झेलना है। अभी तो तुम्हारे पास आता हूँ तो तुम्हारी ये हालत है। समझ में नहीं आता कि जब हमारी शादी होगी तब तुम मुझे कैसे फेस करोगी, क्योंकि अब तो मैं फिर भी अपनी शराफत दिखा देता हूँ कभी कभी तुम्हें, तो शादी के बाद तो मैं बिल्कुल ही शराफत नहीं दिखाऊंगा तुम्हें, और फिर तुम्हारी क्या हालत होगी भगवान ही जाने। बस इसीलिए कहता हूँ अभी से स्ट्रांग हो जाओ। तो शुभ की
अभी ऐसी बात है तो दिशा की सांसें ही रोक रही थी। तो दिशा ने अभी कोई भी मूवमेंट नहीं किया था। तो शुभ अभी दिशा को अपने गले लगाकर हल्का हल्का कमर पर रब करने लगता है ताकि उसकी घबराहट एकदम से कम हो जाए। लेकिन आज तो दिशा को बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही थी शुभ के इतना ज़्यादा करीब आने से। आज तो वो बिल्कुल ही शुभ को फेस नहीं करना चाहती थी। लेकिन शुभ ठहरा एक बेशरम सा लड़का, उसे तो दिशा को परेशान करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था। करीब 3 मिनट अभी दिशा की कमर रब करने के बाद दिशा की घबराहट थोड़ी सी कम नहीं हुई थी। तो शुभ ने अभी धीरे से फिर कहा कि इतना ज़्यादा नर्वस क्यों होती हो दिशा। दिशा भी अभी जवाब देने की हालत में बिल्कुल नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने थोड़ा सा घबराते हुए कहा कि मुझे आपकी ना इंसेंटिव नज़रें बर्दाश्त नहीं होती हैं मुझसे। तो अभी शुभ के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। तो शुभ ने अभी पास पड़ा हुआ दिशा का दुपट्टा उठाया और फिर अपनी आंखें पर बांध लिया। तो शुभ ने कहा कि आप ठीक है ना, अब तो तुम मुझे देख सकती हो। तो दिशा ने जब अपनी नज़रें उठाकर शुभ की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई थी और फिर अब जाकर दिशा की घबराहट थोड़ी सी कंट्रोल हुई थी। तो दिशा ने अभी धीरे से कहा कि हाँ अब ठीक है, अब मैं आपके पास आ सकती हूँ और आपसे बातें भी कर सकती हूँ और आपको देख भी सकती हूँ। तो अभी शुभ और दिशा दोनों ही एक दूसरे से मुस्कुराने लगते हैं और मीठी मीठी बातें करने लगते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। क्या अवनी अब कनाडा से वापस आ पाएगी या तो अवनी की मॉम और सैंकी मिलकर अवनी को हमेशा के लिए कनाडा में ही रख लेंगे? क्या प्लान करने वाली है अवनी की माँ सीमा अवनी के लिए? तो क्या नील बचा पाएगा अवनी और अपना रिश्ता? अब दोस्तों कहानी में आने वाला है नया ट्विस्ट, तो देखना मत भूलिएगा नेक्स्ट पार्ट।